हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आज हम करने वाले हैं टॉपिक 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम ऑर्गन का प्रोडक्शन लैब में कर सकते हैं। बट इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि पीएचडी हम करें, जितना रेलेवेंट हो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी के पर्सपेक्टिव से उतना ही हम करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स आज हम इस टेक्नोलॉजी का कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज़ 3D ऑर्गन प्रिंटिंग, होता क्या ये टेक्नोलॉजी। सेकेंड, प्रोसीजर ऑफ 3D ऑर्गन प्रिंटिंग, क्या प्रोसीजर है इस टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद विथ बेसिक्स मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आपने पढ़ी भी ना हो तो भी। और थर्ड वन इज़ द यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो 2018 में आया है यूपीएससी में, वो भी हम करेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो 25 से 26 मिनट की होगी, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर से आपको 3D ऑर्गन प्रिंटिंग से रिलेटेड टॉपिक यूट्यूब में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलमोस्ट 95-96% मैंने क्लियर कवर कर लिया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। और हाँ, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल। तो चलिए चालू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D ऑर्गन प्रिंटिंग, जो कि इन विट्रो तरीके से हम ऑर्गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑर्गन का प्रोडक्शन स्टेम सेल के यूज़ से हम इन वाइवो तरीके से, मतलब कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। अगर नहीं आपने देखा तो प्लीज़ वो जाके देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये आज का टॉपिक है 3D ऑर्गन प्रिंटिंग का। आपको बस ध्यान से सुनना है, और मैं जो भी नोट्स में लिखे हैं उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है वो चीज़ें, और जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी और समझाऊंगी। और अगर आपने ये मेरा पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देख लिया तो 3D ऑर्गन प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। ऑलमोस्ट 95-96% सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है। तो आपको बस मैं समझाऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें को समझना है। तो आज चालू करते हैं 3D ऑर्गन प्रिंटिंग, बहुत ही सरल भाषा से, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ। जैसे ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हम क्यों करते हैं, ऑर्गन प्रोडक्शन के लिए, लैब के अंदर हम ऑर्गन को प्रोड्यूस करें, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। अब आपको नाम सुन के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, ऑर्गन को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वही एक्चुअली में हमको पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल से चालू करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स को ऑर्गन चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए, किडनी चाहिए मान लीजिए। तो मिस्टर एक्स को अगर किडनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर एक्स की किडनी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको एक न्यू किडनी की ज़रूरत होगी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब किसी और की किडनी के ट्रांसप्लांटेशन से ज़्यादा अच्छा ये टेक्नोलॉजी बताता है कि खुद की सेल्स को यूज़ करके हम ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिस्टर एक्स का जो सेल्स होगा उसका यूज़ करके किडनी बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लैब में। कौन से सेल्स, या तो स्टेम सेल्स हों, या तो उस मिस्टर एक्स ने पहले से स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा हो। अगर आपने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देखिएगा, वो बेसिक्स है, मैंने आपको समझा दिया है पूरा। वो देख के फिर ये वाला देखिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेम सेल्स कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं वो सारी चीज़ें तो देख लीजिएगा। तो स्टेम सेल्स को या तो मिस्टर एक्स ने प्रिजर्व करके रखा होगा, तो उसका यूज़ करके वो चाहे तो किडनी सेल्स में डिफ्रेंशिएट करके एक प्रॉपर डेवलप्ड किडनी तैयार कर सकता है लैब में। या फिर अगर उस इंसान के पास स्टेम सेल कलेक्ट नहीं किया हुआ हो तो आईपीएससी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सोमैटिक सेल जो है वो उसको कलेक्ट कर लो, फिर स्टेम सेल में बदल लो, स्टेम सेल में बदलने के बाद डी डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब उसको
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डी डिफ्रेंशिएट कर लो। उसको डी डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्टेम सेल को का यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन में हम डेवलप कर सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया आईपीएससी टेक्नोलॉजी, वो भी आप देख लेना। सारी चीज़ें कंटिन्यूअस है ये एक्चुअली में। तो आईपीएससी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हेल्दी सेल्स, उस मिस्टर एक्स के किडनी सेल्स जो हेल्दी होंगे उसको कलेक्ट कर लो। जो डैमेज है उसको तो कलेक्ट कर नहीं सकते। जो हेल्दी सेल्स होंगे उसका यूज़ करके हम किडनी ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। सो ये सारे टेक्निक के यूज़ से हम एक ऑर्गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मिस्टर एक्स का सेल्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको समझाया। सो या तो स्टेम सेल्स नहीं प्रिजर्व किया तो आईपीएससी टेक्नोलॉजी में स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर लो, डी डिफ्रेंशिएट कर लो, या फिर जो हेल्दी सेल्स किडनी के बचे होंगे उसको कलेक्ट कर लो और उसके बाद उसको एक ऑर्गन में डेवलप कर लो। ये मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसका यूज़ करके, सेल्स का यूज़ करके, उस पर्टिकुलर मिस्टर एक्स का सेल्स का यूज़ करके हम ऑर्गन में डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे किडनी की एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, किडनी की ज़रूरत है, तो मिस्टर एक्स के शरीर में जो किडनी है उसके डायमेंशंस पहले लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस मिस्टर एक्स के किडनी का डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा ना, उसी इंसान का डुप्लीकेट ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उस इंसान के, मिस्टर एक्स के किडनी के डायमेंशंस ले लो। डायमेंशंस कैसे लेंगे? जैसे मतलब उसका 3D डेटा कलेक्ट करके या 3D इमेज उस ऑर्गन का हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ ऑर्गन किडनी है तो मिस्टर एक्स के किडनी का 3D डेटा या फिर 3D इमेज कह सकते हैं, उसका ले लो, कलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, उसका डायमेंशंस पता चल जाएगा उसके पर्टिकुलर किडनी का। अब यूजिंग दैट डायमेंशंस, मतलब कि डायमेंशंस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, अब आप पूछोगे मिस्टर एक्स के किडनी के जो डायमेंशंस हैं वो कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम प्रिंट कर सकते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई। सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके यूज़ करके हम मिस्टर एक्स की किडनी के जो डायमेंशंस हैं, जो 3D डेटा है या फिर जो 3D इमेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। किसके मदद से? सीटी स्कैन या एमआरआई से। एक बार उसका डायमेंशन मतलब नाप, सरल भाषा में, एक बार उसका डायमेंशन पता कर लिया, 3D डेटा पता कर लिया, इमेज पता कर लिया, उसका यूज़ करके, उस डायमेंशंस का यूज़ करके, यूजिंग दिस 3D डेटा मेक्स डिजिटल मॉडल यूजिंग CAD, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कहने का मतलब एक बार उस 3D इमेज या डेटा डायमेंशंस का यूज़ करके हम एक डिजिटल मॉडल तैयार करेंगे। किसकी मदद से डिजिटल मॉडल तैयार करेंगे? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से एक डिजिटल मॉडल तैयार करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। एक बार जब डिजिटल मॉडल तैयार हो गया हो, यूजिंग दिस 3D डेटा, using dimensions, using all the information of that Mr. X kidney, डिजिटल मॉडल कैसे तैयार किया वो भी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग की मदद से। अब 3D मॉडल तो तैयार हो गया, लेकिन उसको वर्चुअली नहीं चाहिए ना, उसको ओरिजिनली हमको एक ऐसा ऑर्गन को डेवलप करना है। तो हमको ओरिजिनली अगर चाहिए तो उसके लिए प्रिंट करना पड़ेगा। नाउ टाइम टू प्रिंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। बस अब प्रिंट वाले जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से आपकी एक्चुअल में टेक्नोलॉजी चालू होती है। नाउ टाइम टू प्रिंट। अब प्रिंट करने की बारी है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जिस तरीके से नॉर्मल प्रिंटर के जो प्रिंटर कार्ट्रिज होती है उसमें इंक भरा जाता है तभी तो प्रिंट होती है, बट यहाँ पे 3D ऑर्गन प्रिंटिंग के जो प्रिंटर है उसका जो प्रिंटर कार्ट्रिज है उसमें नॉर्मल इंक नहीं भरेंगे, उसमें भरेंगे बायो इंक। बायो इंक, ये बायो इंक क्या होता है अब हम पढ़ते हैं। सो बायो इंक में 3 कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। जो प्रिंटर कार्ट्रिज में भरते हैं ना इंक,
बायो इंक, उसके में 3 कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। वो क्या 3 कंपोनेंट है अब हम पढ़ते हैं। बायो इंक का एक कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सेल्स। बायोलॉजिकल सेल्स का मतलब कि जैसे कि मिस्टर एक्स को किडनी चाहिए तो किडनी सेल्स बायोलॉजिकल सेल्स यूज़ करेंगे। अगर उसको लिवर सेल्स चाहिए तो लिवर सेल्स ऐसा बायोलॉजिकल सेल्स यूज़ करेंगे। कोई भी दैट इज़ डिज़ायर्ड सेल फॉर स्पेसिफिक ऑर्गन प्रोडक्शन, जो भी ऑर्गन प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसके बायोलॉजिकल सेल्स को बायो इंक में यूज़ कर लो। तो ये एक पहला कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सेल। किसका कंपोनेंट? बायो इंक का। दूसरा कंपोनेंट है पॉलीमर्स, जिसे हम कहते हैं एल्जिनेट और फाइब्रिन। बायो इंक का सेकेंड कंपोनेंट। अब ये एल्जिनेट और फाइब्रिन एज अ पॉलीमर क्यों यूज़ किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये सेकेंड कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट है बायो इंक का कि सेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ये भी क्यों यूज़ किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये 2 चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बायोलॉजिकल सेल्स, जो कि जो सेल्स चाहिए रहेंगे, जो ऑर्गन बनाना है उसके पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सेल्स को यूज़ करना है, वही है बायोलॉजिकल सेल्स। बट ये जो 2 चीज़ें हैं ये अब हमको समझना है, जो बायो इंक के 2 कंपोनेंट हैं। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले हमको थोड़ा सा बेसिक्स जानना ज़रूरी है, तभी आप इन दोनों कंपोनेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ओके, सो सबसे पहले हमें थोड़ा बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से आवर बॉडी इज़ फिल्ड विथ सेल्स, जिस तरीके से हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक बिल्डिंग के वॉल में ब्रिक्स जिस तरीके से अरेंज होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे सेल्स भी अरेंज्ड हैं। ब्रिक्स जिस तरीके से अरेंज किए गए हैं वैसे बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे शरीर में हैं। अब बिटवीन द सेल्स, अब उन 2 सेल्स के बीच में एक कंपोनेंट है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मतलब कि सेल्स अरेंज किए गए हैं पर उन सेल्स के बीच में एक कंपोनेंट है, 2 सेल्स के बीच में एक कंपोनेंट है जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि एक वॉल में जिस तरीके से ब्रिक्स अरेंज होते हैं, पर वो अरेंज्ड ब्रिक्स को बने रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सीमेंट का एप्लीकेशन किया जाता है। सीमेंट उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तभी वो ब्रिक्स अच्छे तरीके से मजबूत रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं। उसी तरीके से सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का काम होता है, एक सीमेंटेशन का काम होता है, एक एडहेशन का काम करता है। क्या काम करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स? 3 काम करता है बेसिकली। सेल्यूलर एडहेशन, एडहेशन मतलब कि एक ग्लू जैसा, एक बॉन्डिंग के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, सेल्स के बीच में बॉन्डिंग के लिए एडहेशन का काम करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एक और फंक्शन है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, मतलब कि एक सेल 2 सेल्स में बढ़ जाना, फिर 2 को फिर 4 में मल्टीप्लाई हो जाना। मतलब हमारी बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स बढ़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन, जिसे हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का एक और फंक्शन होता है सेल डिफरेंशिएशन। ये तो आपको पता होगा कि जैसे हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि एक स्टेम सेल कैसे पर्टिकुलर सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो जाता है, तो वही है सेल डिफरेंशिएशन। तो ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये जो कंपोनेंट होता है ये 2 सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, मतलब 2 सेल मतलब हर एक सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। जस्ट फॉर एडिशन, जिस तरीके से मैंने एक एग्जांपल बताया कि एक सीमेंटेशन का काम करता है, ब्रिक्स को एक स्ट्रॉन्ग मजबूती देने के लिए सीमेंट अप्लाई किया जाता है, वैसे ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का काम है एडहेशन करने के लिए, सेल्यूलर एडहेशन के लिए, उसी सेल को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, बढ़ने के लिए, और सेल को डिफ्रेंशिएट करने में, किसी पर्टिकुलर सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट करने में, ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि
ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है इसका जो फंक्शन है सेम फंक्शन जो बायो इंक का जो कंपोनेंट है ना, पॉलीमर्स, एल्जिनेट और फाइब्रिन, वही परफॉर्म करता है, सेम फंक्शन करता है। सेम फंक्शन मतलब एडेशन, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन वाले जो 3 फंक्शन करता है ना मैट्रिक्स, सेम वही फंक्शन पॉलीमर, बायो इंक का जो कंपोनेंट है पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं एल्जिनेट और फाइब्रिन, ये परफॉर्म करता है। अब आप पूछोगे ये पॉलीमर का क्यों यूज़ किया गया, मैट्रिक्स का क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है इसको ओरिजिनली ये नेचुरली हमारे शरीर में पाए जाते हैं, पर जो नेचुरल तरीके से शरीर में पाए जाएंगे उसको तो यूज़ हम कर नहीं सकते। आर्टिफिशियली लैब में तैयार करने के लिए हमको आर्टिफिशियल ऐसे कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे पॉलीमर का यूज़ करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स जैसा फंक्शन करे, क्योंकि हमारे पास नेचुरल तरीके का जो कंपोनेंट है वो लैब में डेवलप करने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम उस एक पॉलीमर का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलीमर का यूज़ करेंगे बायो इंक में, जो कि मैट्रिक्स का फंक्शन करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पॉलीमर का यूज़ इस बायो इंक में क्यों करते हैं। नेक्स्ट, अब एक और तीसरा कंपोनेंट है सेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 सेल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग मतलब एडेशन के लिए, एक ग्लू के जैसे काम करने के लिए सेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट, पॉलीमर्स, सेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल सेल्स, ये तीनों मिलके कंपोनेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट बायो इंक में यूज़ किया जाता है। अब बायो इंक जो होता है एक्चुअली में उसका टेक्सचर कैसा होता है? आपको पता है कि ये तीनों कंपोनेंट से बनता है, बायोलॉजिकल सेल, पॉलीमर्स और एडेशन वाले मॉलिक्यूल्स, ये सारे से बनते हैं बायो इंक, पर उसका टेक्सचर होता है हाइड्रोजेल का। बायो इंक इज यूजुअली इज अ हाइड्रोजेल मेड ऑफ बायोलॉजिकल सेल, पॉलीमर एंड सेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल्स। मतलब बायो इंक एक हाइड्रोजेल वाले टेक्सचर का होता है, एक जेली टाइप का टेक्सचर होता है। तो आई होप आपको बायो इंक वाली चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपने प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट कैसे किया? आपने जो डिजिटल मॉडल पहले से बना के रखा था ना यूजिंग कैड, तो वो डिजिटल मॉडल को प्रिंट मतलब कमांड दे के प्रिंट कर दिया। और बायो इंक एक्चुअली में प्रिंटर कार्ट्रिज में भर के रखा था, तो वो बायो इंक उस डिजिटल मॉडल को एक प्रिंट फॉर्म में प्रिंट कर देता है। तो कमांड कर देते हैं, कमांड अप्लाई कर दिया प्रिंट का, तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वो प्रिंट मतलब कि जैसे जो डायमेंशंस दिए हैं, जो डिजिटल मॉडल बना के वो जो ऑर्गन का जो डायमेंशन है उसके डायमेंशन के अंदर वो बायो इंक फिल हो जाएगा। और वो बायो इंक जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद वो बायो इंक बाद में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, प्रोलिफरेशन करेंगे, एडहेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर वो फंक्शन परफॉर्म करके इन विट्रो लैब के अंदर ये सारे फंक्शन प्रिंट करने के बाद अब परफॉर्म करेंगे। एक बार ये तीनों परफॉर्म करना चालू हो जाए तो सेल्स धीरे धीरे ग्रो होने चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन में वो लैब में तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पॉलीमर्स सच एज एल्जिनेट और फाइब्रिन इज यूज्ड। यही मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की जगह पे ये पॉलीमर यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बताया, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। After transplantation of organ, these polymers which acted as extracellular matrix for development of organ, मतलब कि एक बार डेवलप हो जाए ऑर्गन। अब ऑर्गन कैसे इन विट्रो तरीके से डेवलप होगा? जो ये पॉलीमर्स वगैरह हैं, सेल डिविजन, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल सेल्स हैं, ये सारे जो बायो इंक के कंपोनेंट हैं ये उस पे परत जैसे प्रिंट करेगा। तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगेंगे, वो सेल्स ग्रो करेंगे,
वो फंक्शन करेंगे सेल्यूलर एडिशन, सेल्यूलर प्रोलिफरेशन और सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ये सारी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तभी वो एक प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन में डेवलप होगा। ठीक है, एक बार वो ऑर्गन डेवलप हो जाए उसके बाद अब बारी है ट्रांसप्लांटेशन की। सो मिस्टर एक्स को ज़रूरी है किडनी, तो मिस्टर एक्स का तो किडनी रेडी हो गया, अब ट्रांसप्लांटेशन की बारी है। जब मिस्टर एक्स के शरीर में ट्रांसप्लांट की जाएगी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, ये जो पॉलीमर है ना एल्जिनेट और फाइब्रिन, ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली मेड है, ये तो हमने वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की जगह पे यूज़ किया है। तो एक बार शरीर में ट्रांसप्लांट हो गया तो अब तो ये आर्टिफिशियल वाले कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं, तब तो बॉडी में ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फिर परफॉर्म कर लेगा ये सारे फंक्शंस, एडिशन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन सारे। तो ये जो पॉलीमर हमने सिर्फ लैब में ग्रो करने के लिए यूज़ किया है, इसको ट्रांसप्लांटेशन के बाद बायोडिग्रेडेबल होना पड़ेगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल होना पड़ेगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो ये चीज़ मैंने छोटे में इन शॉर्ट में लिखा है। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, दीज पॉलीमर्स विच एक्टेड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, मतलब क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल्यूलर एडिशन। ये 3 जो फंक्शंस हैं इसको परफॉर्म करने के बाद एक प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन इन विट्रो तरीके से डेवलप होता है और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन को एक इंसान के शरीर में, जैसे मिस्टर एक्स के शरीर में, और वो जो पॉलीमर्स हैं जो आर्टिफिशियली मेड है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। यही बस चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। तो आई होप 3D ऑर्गन प्रिंटिंग वाला जो ये टॉपिक है वो आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो डोंट गेट वरीड, आपको बस एक और बार ज़रा वीडियो चला के 2x स्पीड में देख लेना है। आपको जो भी डाउट है आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लास्ट तक बने रहे। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ UPSC जो 2018 में आया है। इसमें पूछा गया है 3D प्रिंटिंग के बारे में। ध्यान रखिएगा 3D प्रिंटिंग के बारे में बोला है, ना कि 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। सो 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं 3D प्रिंटिंग के। तो ये आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है कन्फेक्शनरी आइटम्स का प्रिपरेशन। सो कन्फेक्शनरी आइटम्स का मतलब क्या होता है? जैसे केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ऐसे स्वीट टाइप के आइटम्स को हम कन्फेक्शनरी आइटम्स बोलते हैं, तो बेकरी वाले आइटम्स। तो यस, 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन मतलब कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज़ किया जाता है। कैसे? जैसे कि डिज़ाइनर केक्स आपने देखे होंगे, आपने अलग अलग शेप के केक्स देखे होंगे, तो वो एक कन्फेक्शनरी आइटम्स का एप्लीकेशन, मतलब 3D का एप्लीकेशन कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज़ किया जाता है। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि रिसेंटली चाइनीज़ ने एक ऐसा बायोनिक ईयर्स का डेवलपमेंट किया है। बायोनिक ईयर्स का मतलब कि ऐसे ईयर्स उन्होंने डेवलप किए हैं जिसके कान जो स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर जिन बच्चों के नहीं होते। एक्चुअली में एक बर्थ डिफेक्ट है जिसका नाम है माइक्रोशिया। तो माइक्रोशिया नाम के एक बर्थ डिफेक्ट होने के वजह से बच्चों में जो बाहर के कान के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो गायब रहते हैं, मतलब अंडर डेवलप्ड रहते हैं या एब्सेंट होते हैं। तो चाइनीज़ वाले उन्होंने क्या किया कि इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए 3D प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी के यूज़ से उन्होंने बायोनिक ईयर्स, मतलब कि बायोलॉजिकल ईयर्स जो स्ट्रक्चर है बाहर का ईयर वाला स्ट्रक्चर, वो डेवलप करके उनको ट्रांसप्लांट किया उन बच्चों में। सो यस, सेकेंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। यस, ये भी सही है, क्योंकि कार्स के जो मॉडल हैं वो
3D इमेज में डेवलप हम कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। 4th इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज। जैसे आज का वीडियो 3D ऑर्गन प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजी है, वो ही रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज का मतलब है। मतलब ऑर्गन का प्रोडक्शन ही सर्जरीज या फिर कोई भी पर्टिकुलर सर्जरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस 3D प्रिंटिंग से। तो यस, 4th ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड 5th वन इज़ द डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एप्लीकेशन भी करेक्ट है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से हम कोई भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हैं जैसे प्रोसेसर, चिप्स वगैरह, उसके इक्विपमेंट्स को हम 3D प्रिंट कर सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है। सो ये करेक्ट है। और ये पाँचों के पाँचों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाँचों के पाँचों एप्लीकेशंस में 3D प्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट किया होगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने 3D ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ी और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो 3D प्रिंटिंग का था 2018 में UPSC में आया हुआ, वो भी हमने किया। तो थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक बने रहे और आगे हम नए टॉपिक्स के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे तो मैं इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।